जो अभी देश के मौजूदा हालात हैं, एक घटना हुई 22 तारीख को हमारे देश में। पहलगाम की घटना के बारे में सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहूँगा कि क्यों हुआ और इसके बाद अब क्या? डीडीसी चुनाव हुआ जिसमें मैं बीजेपी का इंचार्ज होके बहुत दिन जम्मू कश्मीर रहा। मैंने चप्पा चप्पा घूमा। जम्मू कश्मीर को तरक्की की ज़रूरत थी, तरक्की के रास्ते पे ले गए। जहाँ लाल चौक पर कभी झंडा फहराने के लिए संघर्ष होता था, वहाँ वो सब इलाका बेहतरीन बन गया। आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ 18-20 लाख टूरिस्ट जाते थे, वहाँ की जगह 2.5 करोड़ जाने लगे। ये पाकिस्तान को नहीं देखा जा रहा। हम लोगों को इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी साजिश हो, और वहाँ पूरी प्लानिंग करके सिर्फ लोगों को मारते तो वो और लोगों को मार सकते थे, संख्या और बढ़ सकती थी। मारने की जगह धर्म पूछे, साथ में कहा कि कलमा पढ़ के सुन। इनको कलमा नहीं आया, उनके माथे पे गोली मार। बिना लोकल के सपोज के ये चीजें होने से, और इसमें जो स्थानीय आतंकी थे उनके मकान ढा दिए ना, आपने देखा नहीं? अगर तुम्हारे घर में आतंकी है, अब वो दूसरों के घर में आग लगाएगा तो तुम्हारा घर भी बचेगा। एक और मुद्दा जो देश को बहुत परेशान कर रहा है, और जिस तरीके से बंगाल से खासकर मुर्शिदाबाद में को लेकर के जिस तरीके से हुए और देश के तमाम हिस्सों में चैलेंज किया गया कि हम नहीं मानेंगे ऐसा, ये देश के मुसलमानों पर एक तरीके से मस्जिदों को प्रॉपर्टी को हटाने का सरकार का एक टूल है जो आने वाले टाइम में और प्रभावी होगा। नमस्ते बंधुओं, आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं दिल चौपाल के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्हें आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि इन्हें बुलाया जाए, इनके साथ पॉडकास्ट किया जाए, और जब भी इनका इंटरव्यू हमने किया आप लोगों ने बड़े प्यार से नवाजा। आज हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और दशकों से भारतीय राजनीति को बड़े करीब से देखने वाले, उस राजनीति के हिस्सा रहे श्री शहनवाज हुसैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और सर, सबसे पहला तो मैं सवाल करूंगा, जो अभी देश के मौजूदा हालात हैं, एक दुखद घटना हुई 22 तारीख को हमारे देश में पहलगाम में। पहलगाम की घटना के बारे में सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहूंगा कि ये क्यों हुआ और इसके बाद अब क्या? देखिए, जब से धारा 370 समाप्त किया और तब से पूरे देश में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने यूएन जनरल असेंबली से लेकर सब जगह उठाने का काम किया, लेकिन बहुत मेहनत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को सजाया, संवारा और पूरे दुनिया के लिए एक आदर्श पेश किया। वहाँ सारे इलेक्शन हुए और इलेक्शन में आप जानते हैं कि पहले बीडीसी चुनाव हुआ, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, फिर डीडीसी चुनाव हुआ जिसमें मैं बीजेपी का इंचार्ज होके बहुत दिन जम्मू कश्मीर रहा। मैंने चप्पा चप्पा घूमा। जम्मू कश्मीर को तरक्की की ज़रूरत थी, तरक्की के रास्ते पे ले गए। डेवलपमेंट हो गया। जहाँ लाल चौक पर कभी झंडा फहराने के लिए संघर्ष होता था, वहाँ वो सब इलाका बेहतरीन बन गया। आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हुआ और आतंकवादियों ने फोकस चेंज करके जम्मू के रीजन में, डोडा किश्तवाड़ के इलाके में आतंक का थोड़ा बीज बच गया था। और G20 की भी मीटिंग हो गई। इतनी अच्छी जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ 18-20 लाख टूरिस्ट जाते थे, वहाँ की जगह 2.5 करोड़ जाने लगे। ये पाकिस्तान को नहीं देखा जा रहा था। पूरे दुनिया में उसको, खासकर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोग भी जम्मू कश्मीर की तरक्की से उनको लगता है कि काश हम जल्दी मिल जाएं इनके अंदर, ताकि हमारे यहाँ भी मोदी जी ऐसी तरक्की करेंगे। भारत का हिस्सा तो है ही वो, लेकिन एक बैग उन्होंने प्लानिंग की और हम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी साजिश होगी। तो ये सिर्फ आतंक की घटना नहीं है। ये जो जनरल आसिफ मुनीर है, उसने कुछ दिन कबल ही 2 नेशन थ्योरी की बात की, उसने हिंदू मुसलमान की बात की, और वहाँ पूरी प्लानिंग करके
सिर्फ लोगों को मारते तो वो और लोगों को मार सकते थे, संख्या और बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा लोगों को मारने की जगह धर्म पूछा, ये एक बहुत नाम पूछा, बिल्कुल ये सर ये मजहब पूछा, साथ में कहा कि कलमा पढ़ के सुनाओ। जिनको कलमा नहीं आया उनके माथे पे गोली मार दी। जिसने कलमा पढ़ भी लिया उसको शक हुआ तो पैंट उतरवा के देखा। यानी इससे घिनौनी कोई बात हो ही नहीं सकती। ये कोई हरकत जो है वो जानबूझकर आईएसआई, पाकिस्तान और आतंकवादियों की साजिश क्या थी कि इस तरह धर्म पूछकर मारेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, हिंदू मुसलमान आपस में बट जाएंगे। लेकिन देश एक रहा। मैं देश के लोगों को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि देश के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान ने जो बांटने की साजिश की थी उसको नाकाम किया और देश एक रहा, एकजुट रहा। और प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह संदेश करा दे दिया है। हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान का बॉर्डर सील किया, पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर जाने को कहा और पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किया कि ये टेररिस्ट स्टेट है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, यहाँ तक के इस्लामिक देश सऊदी अरब और ईरान तक भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक हमारी जीत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने झंझारपुर में कहा कि हम ऐसी सज़ा देंगे, ऐसा बदला लेंगे कि कल्पना भी नहीं की होगी। तो वो बाकी है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना है। अभी थर थर कांप रहा है पाकिस्तान, डरा हुआ है पाकिस्तान। नींद की गोली की जो दवा है वो उनको बाहर से मंगानी पड़ रही है। पूरी पाकिस्तानी के जो अवाम है उसको रात में नींद नहीं आ रही। उसे पता है कि भारत ने पहले भी इलाज किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। इस बार भारत क्या इलाज करेगा, इस बात का से डर है उसको। और हम लोग एक बात साफ कहते हैं कि ये देश में कहीं भी हम इजाज़त पाकिस्तानियों को नहीं दे सकते कि वो हमारे देश को बांटे। और पाकिस्तान का पानी बंद किया है, हुक्का बंद करेंगे, उनकी सांस बंद करेंगे। उनको पता लगेगा कि भारत पर हमले की हमाकत का उनको खमियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है, ये उनको पता लगेगा। पूरे दुनिया में भीख का कटोरा लेकर तो घूमता है, अब पानी का खाली बोतल लेकर भी जाएगा। यानी उनको अब भीख भी चाहिए और पानी भी चाहिए, क्योंकि हमारे पानी पे 1960 में नेहरू जी ने अपने को बड़ा बनने के लिए, वो पूरे ग्लोबल लीडर अपने आप को मानते थे और उन्होंने बड़ा दिल दिखा के हमारा पानी भी दे दिया उनको। और उसके बाद अभी जाकर उसके हिस्से का पानी हम रोकेंगे, उसका वो तरीका निकाला जा रहा है। लेकिन इरादा हो गया है कि हम अपना पानी दें और वो बदले में हमारे खून बहाएं। ये नहीं चल सकता है, ये हमने कह दिया है। खून और पानी साथ नहीं बह सकते। खून और पानी साथ कैसे बहेगा? लेकिन शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी धमकी भी आई है कि अगर पानी बंद कर देंगे तो सिंधु में खून बहा देंगे, पानी नहीं खून बहेगा। उन्होंने तो धमकी भी दी है। देखिए, शहबाज शरीफ तो एक कठपुतली है सेना का। वो खुद अंदर से डरा हुआ है। आज जनरल आसिफ मुनीर की फैमिली पाकिस्तान छोड़कर भाग गई। बिलावल भुट्टो का पूरा परिवार पाकिस्तान छोड़ के कनाडा भाग गया है। तो शहबाज शरीफ धमकी दे रहे हैं कि इसे युद्ध माना जाएगा। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि अगर पानी नहीं बहेगा तो इधर से खून बहेगा। एक जुल्फ़िकार भुट्टो का नाती है, उसके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। एक ही इंदिरा गांधी जी के पोते हैं राहुल गांधी, उनके पार्टी के लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो दिक्कत यह है कि बिलावल भुट्टो को कोई गंभीरता से पाकिस्तान में लेता नहीं। लेकिन वहाँ तो ये सब कठपुतली हैं, वहाँ सब कुछ जो है वो जनरल मुनीर है, आईएसआई है, उसी की साजिश है। और ये हरकत करने से पहले उनको डर क्यों नहीं लगा था?
अब जो डर रहे हैं और जगह जगह वो SOS कर रहे हैं कि भाई भारत से बचाइए, भारत से बचाइए। अपने आप को एटम मुल्क कहते थे। एटम मुल्क कहने के बावजूद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था कि नहीं? एटम मुल्क कहने के बावजूद हमने एयर स्ट्राइक किया था कि नहीं? इसलिए पाकिस्तानियों को यह समझना होगा कि जिस इस्लाम के रास्ते पर वो चल रहे हैं वो अल्लाह का इस्लाम नहीं है। वो जिहादी जानबूझकर किसी का खून बहाना, कुरान शरीफ में तो कहा गया है कि एक मासूम इंसान का अगर खून बहाते हैं तो पूरे इंसानियत का खून बहाते हैं, लेकिन वो लोगों ने मासूम सैलानियों का खून बहाने का काम किया, मज़हब के नाम पे किया। और आज ये सही है कि पहली बार जम्मू कश्मीर के जो उनका जामा मस्जिद है, उनके मीर वाइज फारूक साहब कि इसमें जो नमाज हुई इसमें 2 मिनट का मौन रखा गया। जामा मस्जिद से शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब जो हैं, अहमद बुखारी साहब, वो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीर की। पूरे देश के जितनी मस्जिद हैं और जितना मुस्लिम आवाम है, इस बार जितनी मजबूती से भारत के साथ खड़े होकर आतंकवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, ये भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है और सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि जैश मोहम्मद नाम रख लेना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करना है। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे मोहम्मद नहीं हो सकता। ये लश्कर तैयबा, ये नाम रखना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, ये इस्लाम का अपमान है। इसलिए हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की है कि पूरे हम सबको एकजुट होना है। पाकिस्तान चाहता था, ISI चाहती थी, टेररिस्ट चाहते थे कि ये देश धर्म के नाम पर बढ़ जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पर बढ़ जाए, लेकिन हम लोगों ने इसको बढ़ने नहीं दिया और इसको हमने पूरी तरह से एकजुट रखा है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ एकजुट है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सब पार्टी ने कहा कि जो सरकार जो कदम उठाएगी हम उनके साथ हैं। अब ये सही है कि उसमें सिद्धारमैया बयान दे रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं जो आज़ादी के वक्त से हैं। क्या अनसुलझे मुद्दे? अनसुलझा तो एक ही मुद्दा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है वो हमें वापस मिल जाए। हम ये चाहते हैं और वो दिन दूर नहीं कि वो एक न एक दिन भारत के पास आएगा। खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पर अमित शाह जी ने कहा था हम उसको अपने से अलग मानते नहीं हैं। तो वो भारत का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमारे नक्शे में है और वो हमारा है। तो पाकिस्तान अगर चाहता है कि वो चैन से जिए तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमें देना होगा। टेरर कैंप पूरा बंद करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में पूरी तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो आतंकवादी हैं उसको हमें सौंपना होगा। लेकिन पाकिस्तान ये सब करने वाला नहीं है और हम भी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे आम जनमानस में भी ये बात चल रही है कि सुरक्षा में चूक तो हुई है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट भी था, उसके बावजूद भी उस एरिया की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई। वहाँ पे कोई आर्मी मैन नहीं, वहाँ पे लोकल पुलिस का इतना प्रबंध नहीं। तो ऐसे में मोदी जी जहाँ लगातार ये प्रमोट कर रहे हैं कि कश्मीर बाकी देश के हिस्सों की तरीके से सामान्य है, वहाँ पे टूरिस्ट भी आपने बताया कि इतनी तादाद में बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में कैसे भरोसा देशवासियों को दिलाएंगे कि कश्मीर सेफ है? नहीं, कश्मीर सेफ है, ये घटना ज़रूर कुठाराघात है इस बात पे। और ये सही है कि जो वो वैली है उसका वो पूरी तरह उसमें जल्दबाजी में वो खुल गया। जो इंतज़ामात अगर वहाँ पे पहले से होने थे वो उस एरिया में सिर्फ उस जो नहीं पर वहाँ जो आतंकी हैं उन्होंने रेकी कर लिया। उनको लगा कि यहाँ फोर्स नहीं है, उसका फ़ायदा उन्होंने उठा लिया। आइंदा इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि कहीं से भी लापरवाही ना हो। वो उस इलाके में ख़ासकर इस वैली में फोर्स अगर होती तो ये घटना नहीं होती। बाकी सब जगह तो
चाक चौबंद व्यवस्था है। अभी भी जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनका मकसद था कि टूरिस्ट कश्मीर ना आए। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत से, अभी अतुल कुलकर्णी को देखा, वो गए और प्रमोट करने के लिए। तो हमें वहाँ जाना है और सुरक्षा का ज़िम्मा पूरी तरह मजबूती से हमारी सरकार उठाएगी। और हमारी सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा भी कि ये जो वैली है ये पहले खुल गई, सरकार को उसकी सूचना नहीं थी कि ये वैली भी खोला है उन्होंने। और आइंदा कोई भी वैली जहाँ टूरिस्ट पहुँचेंगे, अब अमरनाथ यात्रा भी होनी है, तो पूरा सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था किया जाएगा। सर, सरकार की तरफ से हमारी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जैसे पानी बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना, सार्क वीज़ा कैंसिल करना, ये सब तो एक प्रोसेस के तहत है, लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन देश में जो भी आक्रोश है वो त्वरित कार्रवाई भी पूरी देश की जनता चाह रही है। तो क्या इस दिशा में भी कुछ काम हो रहा है? जैसे आपने बताया कुछ लोग युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन देश के कुछ ऐसे भी चीफ मिनिस्टर्स हैं अपोजिशन के भी, रेवंत रेड्डी का भी बयान आता है कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, पीओके को लेके आइए, 140 करोड़ देशवासी आपके साथ हैं। तो क्या इस दिशा में भी भारत सरकार कोई योजना बना रही है? क्योंकि लगातार हलचल तेज हो रही है, सीडीएस अभी रक्षा मंत्री जी से मिल के आए, उसके बाद से प्रधानमंत्री जी ने बिहार के कुछ सभा के बाद कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया। लगातार गतिविधियां ऐसी दिख रही हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो देश भी ये जानना चाहता है कि क्या बड़ा होने जा रहा है। कोई सूचना यदि आपके पास हो हमारे दर्शकों को। देखिए, ये सारी सूचना डिफेंस के पास है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास है। उससे बाहर न ये लीक होगी, न हमारे दुश्मन को पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तान को जो मर्ज हो गया है आतंकवाद का, उसका इलाज डॉक्टर मोदी करेंगे। परमानेंट सॉल्यूशन डॉक्टर मोदी करेंगे। बढ़िया कीमोथेरेपी होनी है उनकी। बहुत बड़ा कैंसर पाल के रखा है आतंकवाद का पाकिस्तान ने, और उसको जवाब दिया है, जवाब देंगे। देश के लोगों को अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है। और सिंधु जल समझौते की बात आपने अभी की, तो ये जो फॉर्मूला 1960 में नेहरू जी के टाइम पे बनाया गया, उसमें 80% जो जल है वो पाकिस्तान को देने की बात की गई, जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से वो हमसे काफ़ी छोटा है। क्या आप इसे ऐतिहासिक गलती समझते हैं? और अगर अभी सरकार हमारी इसको बंद भी कर रही है, तो ये पूरा प्रोसेस होने में 10-15 साल लगेंगे पूरी तरह हमें उनको कैप्चर करने में। तो कैसे हम पानी उनका इमीडिएट रोक पाएंगे? नहीं, देखिए, संधि जो हुई थी वो ऐतिहासिक भूल ही थी। ऐसे तो ऐतिहासिक भूल सबसे बड़ी है कि अगर सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर का मामला भी हल करने के लिए मिलता, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन, ये सब हमारे पास ही होता। तो वो तो नेहरू जी ने खुद ही हल करने का जिम्मा लिया था, तो वो भी एक बड़ी भूल थी। उसके बाद दूसरी भूल, यहाँ पानी के सवाल पर दुनिया के अंदर हाहाकार है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद पानी एक बड़ा विषय है, और हमारा 80% पानी वहाँ चला जाए, ये तो आप लोग सुन रहे हैं तो ताज्जुब में है। लोगों को लग रहा है कि अच्छा, ऐसा भी कांग्रेस कर सकती है कि हमारा पानी उनको दे देगी, वो भी 80%। और जहाँ तक आपने पूछा कि इसको रोकने का क्या उपाय होगा, तो मोदी है तो मुमकिन है। बहुत समय नहीं लगेगा। अगर हमने तय कर लिया है, अभी स्थगित किया है, इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है, और इसको परमानेंट भी करेंगे, उस पर सारे विचार हो रहे हैं। अच्छा सर, पहलगाम के बाद एक सवाल जो कि पब्लिक में बहुत चला, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी देखने को मिला कि बिना लोकल के सपोर्ट्स के ये चीज़ें हो नहीं सकती, ऐसा लोगों का कहना था। क्योंकि हमारे जो बॉर्डर गुजरात से लगते हैं, राजस्थान से लगते हैं, पंजाब से लगते हैं, वहाँ तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन 26/11 के बाद ये दूसरी ऐसी घटना है जिसमें लोगों का कहना है कि लोकल की इन्वॉल्वमेंट जरूर है। तो क्या कश्मीर के हालात, लोकल लोगों के जो माइंडसेट था, क्या अभी वो बदले नहीं हैं, या क्या वजह आप समझते हैं ऐसी बड़ी घटना हो गई? और आप क्या मानते हैं कि लोकल के सपोर्ट के बिना ये हो सकती है? नहीं, लोकल के सपोर्ट के बिना कैसे संभव था? और इसमें जो स्थानीय आतंकी थे उनके मकान ढा दिए हैं ना, आपने देखा नहीं? उड़ा दिए उनके मकान एकदम। अगर तुम्हारे घर में आतंकी है
और वो दूसरों के घर में आग लगाएगा तो तुम्हारा घर भी बचेगा नहीं। ये कड़ा संदेश है। और ऐसे कई आतंकियों के कमांडर्स के मकान ढाए गए ताकि आइंदा कोई हिम्मत न करे। अगर वो हिम्मत करे तो ये मान कर चले कि पहले तुम्हारा ही घर ढाया जाएगा अगर खून की नदी बहाना चाहोगे तो। आप भी उस सरकार के हिस्सा रहे हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। उन्हीं का नारा है कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। तो क्या कश्मीर में जमहूरियत अभी इस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है? क्या मोदी जी का जो एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो कश्मीरियों का विश्वास जीतने में भी नाकाम? देखिए, वाजपेयी जी ने जब जिस मंच से एक रैली में कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की बात की थी, तब 2 मंत्री साथ उनके थे उस वक्त, जनरल खंडूरी और शाहनवाज हुसैन। हम मंच पे थे। गूगल करके अगर फ़ोटो निकालेंगे तो हम लोग भी साथ में थे। और वो जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसकी नींव अटल जी से हमने एज ए नागरिक उड्डयन मंत्री वहाँ दिलवाई थी। तो कश्मीरियत है, जमहूरियत तो हो गई, बीडीसी चुनाव हो गए, डीडीसी चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव भी हो गए, और 50 से 60% जो आम वोटिंग हिंदुस्तान में होती है जमहूरियत में, वो भी वोटिंग हो गई। एक सरकार भी बन गई। ठीक है, हम अपोजिशन में हैं, लेकिन एक सरकार भी बन गई। लेकिन अभी भी जो कुछ साइलेंट लोग हैं वो हैं, उनकी पहचान हो रही है और उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो आतंकी की मदद करेगा उसका बुरा हश्र होने वाला है। सर, अब थोड़ा हम सेगमेंट को आगे बढ़ते हैं। पहलगाम पे आपने इतने विस्तार से बताया, मुझे लगता है दर्शकों को भी काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के काफी तरीके की बातें की जा रही है और आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो इस मुद्दे पर अपनी राय रखे। एक और मुद्दा जो देश को बहुत परेशान कर रहा है अभी, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, और जिस तरीके से बंगाल से खासकर खबरें आ रही है, मुर्शिदाबाद में वक्फ को लेकर के जिस तरीके से हिंसा भड़की, दंगे हुए और देश के तमाम हिस्सों में चैलेंज किया गया कि हम नहीं मानेंगे ऐसा कि ये देश के मुसलमानों पर एक तरीके से उनकी मस्जिदों को, उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने का सरकार का एक टूल है जो आने वाले टाइम में और प्रभावी होगा। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर आप क्या समझते हैं? और दूसरी चीज की, ये जो दंगे हो रहे हैं, विशेषकर मैं मुर्शिदाबाद, बंगाल की बात करूं या देश के अन्य हिस्सों में जहां पे भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई, तो आप देश के मुसलमानों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वाकई ये कुछ ऐसा ही हो रहा है, सरकार कोई कुचक्र रच रही है कि जो देश का मुसलमान है उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो संपत्ति, उसको कैप्चर कर लिया जाए? देखिए, सरकार के पास पर्याप्त प्रॉपर्टी है। डिफेंस के बाद है, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का भी मेंबर रहा हूँ, और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर 2013 में बीजेपी की तरफ से मैंने ही चर्चा की शुरुआत की थी। तब भी मैंने कमियां गिनाई थी, लेकिन उस बिल को हम लोगों का उस वक्त का सपोर्ट था, क्योंकि बहुमत में वो लोग थे। हम लोग अच्छी नीयत से ये बिल लेकर आए, ये एक्ट लेकर आए। उम्मीद नरेंद्र मोदी जी की नीयत में कोई खोट नहीं है। ये वक्फ का मतलब होता है जो वाकिफ़ है, जो डोनर है, जो दान करता है, उसका मकसद क्या है कि ये गरीब बच्चों के लिए, विधवा के लिए, यतीम बच्चों के लिए, मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए इसका उपयोग होगा। लेकिन इसका उपयोग आज तक नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ। जो वक्फ में मुतवल्ली हैं वो बैठ गए, करोड़ों की ज़मीन लीज पे देने लगे, कौड़ी के भाव। साउथ में 12,000 रुपये में 5 स्टार होटल को ज़मीन दे दी। क्या जिन लोगों ने दान किया, उन्होंने दान इसलिए किया था कि वो वक्फ की जायदाद को कोई आएगा और खुर्द बुर्द कर देगा, इसलिए नहीं किया था। वक्फ की जायदाद इसलिए उस वक्त वाकिफ़ ने वक्फ किया था कि इसका जो फ़ायदा है वो यतीमों को होगा, विधवाओं को, बेवा को होगा, और मस्जिद और कब्रिस्तान को होगा, खानका को होगा। वो नहीं मकसद है। एक मस्जिद बनाई और आस पास पूरा कब्जा करके दुकान बनाया और दुकान को लीज कर दिया, करोड़ों रुपए ले लिए। इससे गरीब मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
हम जो ये लेकर आए हैं, एक बात एकदम कह देना चाहते हैं, 1 इंच भी ज़मीन मस्जिद की, कब्रिस्तान की, दरगाह की हम लोग लेने वाले नहीं, बल्कि वक्फ के अंदर जो कब्ज़े हैं वो हटेंगे, जो रिश्वतखोरी है वो कम होगी। इसके अंदर जो लोग पैसा लेकर कौड़ी के भाव ज़मीन को लीज करते हैं वो काम बंद होगा। लेकिन दुष्प्रचार हो रहा है। जिस तरह आपको याद है, मैंने चौपाल किया था आपसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, मेरा पुराना बयान निकाल कर देख लें। मैंने कहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों को नागरिकता लेने वाला नहीं है, बल्कि ये एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पे जो माइनॉरिटीज़ के लोग, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग सताए जाएंगे, उनको नागरिकता देने वाला बिल है। लेकिन क्या हुआ, शाहीन बाग हो गया, जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो जमुना पाड़ में दंगा करा दिया गया, और आज 2 साल लागू हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई। लेकिन ये लोग क्या दुष्प्रचार कर रहे थे, सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो देश से माफ़ी मांगेंगे? क्या आपने गलत प्रचार किया? गलत प्रचार किया कि मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी। ये उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर गलत प्रचार कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा, दरगाह छिन जाएगी। ये एकदम दुष्प्रचार है। और जहाँ तक सवाल है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों लिए गए, इस सवाल पर मैं आने वाला था जी, आप क्लियर कर दीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पहले भी जो वक्त उचित है, क्योंकि ये तो इस्लाम के जो मानने वाले हैं उनके आपसी मामला है, धार्मिक मामला है। इसमें किसी गैर मुस्लिम का इंटरफेयर होगा तो फिर कहीं ना कहीं तो छेड़खानी हो ही रही है। देखिए, अब कोई झगड़ा हो जाए, कहने जी दरोगा हमको मुसलमाने चाहिए, डीएम के यहाँ जाइए, कहिए कि डीएम हिंदू है तो हम उससे अपना कोई काम नहीं कराएंगे। अगर आप बिहार में दाखिल खारिज कराना हो तो सीओ के पास जाएंगे, डीसीएलआर के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, वो मामला हल हो जाए आपका अपना मुसलमान की निजी ज़मीन का, तो डीएम ठीक है। और अगर वक्फ का कोई मामला हो तो ट्रिब्यूनल में जाए, डीएम के यहाँ हल होगा तो जल्दी हो जाएगा। जहाँ तक 2 मेंबर का सवाल है, तो 2 मेंबर न मस्जिद कमेटी में, न कब्रिस्तान कमेटी में, न दरगाह कमेटी में, न खानकाह में, न मतवली, कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा। एकदम मैं साफ आपके चौपाल पे कहना चाहता हूँ। जहाँ तक 2 मेंबर का सवाल है, पहले भी 2 एमपी होंगे मेंबर, तो जहाँ एमपी मुसलमान नहीं होते थे वहाँ नॉन मुस्लिम आते थे कि नहीं? और नॉन मुस्लिम होंगे तो फिर वो न्याय नहीं करेंगे, वो तो और न्याय करेंगे। क्योंकि कल होगे तो ये भी कह देंगे नहीं साहब, डीएम मुसलमान नहीं, सीएम मुसलमान नहीं, पीएम मुसलमान नहीं, राष्ट्रपति मुसलमान नहीं, तो आपका निर्णय ही नहीं हो पाएगा। अरे आज तो ऐसा सीएम है, ऐसा पीएम है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जितनी योजना है, अनाज देते हैं तो सबको, पक्का मकान देते हैं तो सबको, अकाउंट में पैसा देते हैं तो सबको, जो वोट दिया उसको भी देते हैं और जो वोट नहीं दिया उसको भी देते हैं। ये तो हम लोग सबको लेकर चल रहे हैं। इसलिए ये तर्क देना कि अगर वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे तो ये बहुत बड़ा मुसलमानों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप हो गया, ये पूरी तरह गलत है। वो एसेस करने के लिए आएंगे। लेकिन ये कहना कि मंदिर कमेटी, तो मंदिर वाले ट्रस्ट में, तो मंदिर में अगर नहीं होगा मुस्लिम तो यहाँ मस्जिद कमेटी में भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन वक्फ जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसके अंदर बोर्ड जो है, उसके अंदर अगर नॉन मुस्लिम आ गए तो इस पर कितना हंगामा किया जा रहा है, जैसे वो ज़मीन पे कोई कब्ज़ा करने के लिए आए। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर बहुत सारे वकील कोर्ट में गए हैं, डेट भी 5 को है, तो गए हैं तो उसमें सिर्फ मुस्लिम वकील केस लड़ रहे हैं। तो वो तो कह देते कि जी मुसलमान नहीं है तो मुसलमान वकील ही पेश करते वो, फिर कल कह देंगे कि जज भी मुसलमान चाहिए। और जब इंस्टीट्यूशन पर यकीन कीजिए,
भरोसा कीजिए, संस्थानों पर उंगली उठाना सही नहीं है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में मैं मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये अच्छी नीयत से लाया हुआ एक्ट है। आप सीएए की तरह किसी के बहकावे में मत आइए। जो लोग वक्फ की जायदाद पे कब्जा किए बैठे हैं उनको दिक्कत है, लेकिन वक्फ की जायदाद से जो गरीब मुस्लिम हैं, यतीम हैं, विधवा हैं, विडो हैं, उनको दिक्कत आने वाली नहीं। और फिर जो मुर्शिदाबाद में हुआ, अब देखिए, भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में, भारत सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। कोई कितना बयान दे दे ये बदलने वाला नहीं, क्योंकि बाबा साहब के संविधान को छूने की किसी की ताकत नहीं। और बाबा साहब ने कह दिया कि ये सबको लेकर चलने वाला है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है? हिंदू बहुल देश में हिंदू को अपने देश में घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चियों तक को सर जलाने की जी, कोशिश की गई, घर जला ये घर जला दिया गया। छोटे बच्चे का और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में आया, इसमें हिंदू का क्या कसूर है? इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गया? ये तो वक्फ की जायदाद पर जो लोग कब्जा किए बैठे हैं, जो लोग इसको में गड़बड़ी कर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए एक्ट लाया गया। इसमें हिंदू का क्या कसूर आ गया? तो मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंदुओं पे हमला हुआ, टीएमसी, वहाँ की पुलिस और वहाँ के गुंडे, मुस्लिम समाज के, वो सब ने मिलकर इतना बड़ा दंगा किया। ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाते हैं, उनको लग रहा है कि उनके जो घोटाले हैं, स्कैम है, उस पर पर्दा डालने के लिए और कुछ नहीं मिल रहा है, तो वक्फ के नाम पर वो झगड़ा करा रही। जहां सरकार का काम है कि अपने नागरिक को सुरक्षा देना, चाहे उसकी कोई भी जात हो, धर्म हो, मजहब हो, पंथ हो, लेकिन क्या कर रही ममता बनर्जी? अपने ही लोगों के साथ इस तरह की ज्यादती कर रही। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह की हरकत मुर्शिदाबाद में हुई है, ये बहुत गलत संदेश गया है। अभी भी मेरी अपील है बंगाल के मुसलमानों से कि आप ममता बनर्जी के ट्रैप में ना आए, आप ये हरकत ना करें। आप जो आग लगाते हैं उसकी लौ से पूरा हिंदुस्तान में तपिश आती। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये जो हरकत हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई, जिसमें हिंदू का कोई कसूर नहीं। हिंदू के घर जला दिए, हिंदू को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, अब बंगाल के बाद हम आते हैं आपके गृह राज्य बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में चुनाव भी है, और बिहार की चुनाव को अगर आप देखें तो बिहार से जाति को खत्म करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। हम लोगों ने भी कवरेज की काफी, वहाँ के लोग। अब आतंकवादी तो जाति पूछ के गोली नहीं मार रहे, आतंकवादी धर्म पूछ रहे हैं। लेकिन सर लेकिन जब बिहार यूपी में आई है तो जाति की बात शुरू हो जाती है। क्योंकि पूरी जनगणना, जाति जनगणना पूरे देश में कहीं नहीं हुई, बिहार में सबसे पहले हुई। और ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जैसे जो विपक्ष का मेन आधार है MOI समीकरण, उसमें 14% मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व और 18% यादव, 14 यादव, 18 मुस्लिम आबादी का जो है प्रतिनिधित्व है। तो ऐसे में आप अपनी पार्टी के लोगों को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आप जैसे प्रखर वक्ता, आप जैसे लोग जिनके पास इतना अनुभव है, आपको पार्टी जिम्मेदारी क्यों नहीं देती बिहार की? आपको प्रतिनिधित्व करने का अवसर क्यों नहीं देती? और आप जैसे और भी जो लोग जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और जो राष्ट्रवाद को प्रमुखता देते हैं, जो देश को प्रमुखता देते हैं, उनको मौका पार्टी क्यों नहीं देती? क्योंकि ये सवाल उठा भी, सदन में भी उठा, वक्फ वाले बातचीत में भी उठा कि भाई वक्फ पे बोलने के लिए भाजपा के पास एक मुस्लिम MP तक नहीं है जो वक्फ को लेकर के अपनी राय रख सके। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये कि बिहार में चुनाव है, NDA इकट्ठा एकजुट है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। उसमें चिराग पासवान जी की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी। पिछली बार चिराग जी अलग लड़े थे, इसलिए कुछ वोट
एनडीए का डाइवर्ट हुआ था। इस बार वो इकट्ठे एकजुट होकर लड़ रहे हैं और हम लोगों के यहाँ नेता तय हैं। इसलिए हमारे यहाँ नेतृत्व तो अभी कोई नेतृत्व का दौर नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ, हम उन्हीं के साथ नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहाँ तक माई समीकरण है, तो माई समीकरण में ये सवाल तो आरजेडी के नेता से बनता है कि आप 14% कहते हैं यादव और 18% मुस्लिम, और ये वोट लेकर चुनाव में जाते हैं, तो जब मुख्यमंत्री बनना होता है तो लालू यादव जी बन जाते हैं, राबड़ी जी बन जाती हैं, तेजस्वी यादव नेता और उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बनाना होता है तो 8 मंत्री यादव बन जाते हैं, उनके 4 ही मुस्लिम बनते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपका समीकरण है तो फिर रिप्रेजेंटेशन वो नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक हमारे यहाँ का सवाल है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हमें 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से किशनगंज से और फिर भागलपुर से जीतकर पार्लियामेंट में रहा हूँ, भारत सरकार का मंत्री रहा हूँ, फिर हमें इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाकर, एमएलसी बनाकर बिहार भी 2020 में भेजा गया, जहाँ हमने इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते काम किया। 17 इथेनॉल प्लांट, कई पेप्सी का, कोको कोला का, अब तो कैंपा का भी लग रहा है, बोटलिंग प्लांट, कई मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, और बिहार में बहुत काम हुआ उस क्षेत्र में, हमने वहाँ काम किया। अभी पार्टी प्रवक्ता के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ और कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। हमारा तो एक मकसद है कि एनडीए जीते और पूरी ताकत से लड़े। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, हम लोग धर्म के नाम पर रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। जो कार्यकर्ता सक्षम होगा उसका धर्म आड़े नहीं आएगा। जाति के नाम पे तो खूब रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है बिहार में। जिनकी 3% भागीदारी है उनकी भी डिमांड वही है, जिनकी 20% हिस्सेदारी उनकी भी डिमांड हाई है, तो उसके नाम पे तो खूब दिया जा रहा है। नहीं, बिहार में देखिए, बिहार में ऐसे तो अलग अलग नाम का पार्टी रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्टियां हैं जो जात की पार्टी और जात के नेता हैं। वो कहते हैं हमारे समाज को, हमसे गठबंधन कीजिए तो हमारा समाज आपके साथ होगा, और ये जातीय सच्चाई भी है बिहार में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सबको लेकर चलती है, हम सबको लेकर चल रहे हैं, और हमारा जो गठबंधन है समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देना। हम जो जातीय आबादी है उनको सही प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए काम जरूर करते हैं। लेकिन संविधान ही कहता है कि धर्म के नाम पर ना आरक्षण होगा। अगर धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा तो फिर राजनीति में भी धर्म के नाम पर आरक्षण कैसे हो सकता है। इसलिए जो टैलेंटेड मुस्लिम होंगे उनकी जरूर चिंता करेंगे। अच्छा, जाति जनगणना पे हमने इतनी चर्चा की, इस पे राहुल गांधी जी का एक बयान मुझे याद आ रहा है। उन्होंने अभी हाल ही में एक सभा में कहा कि जो जाति जनगणना बिहार में हुई वो पूरी तरीके से मजाक है। लेकिन सरकार उन्हीं की थी जब ये जाति जनगणना हुई, महागठबंधन की थी। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो कंफ्यूज हैं। एक तरफ तो वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कर रहे हैं जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई वो मजाक है पूरी तरीके से। इस तरीके से नहीं, तो फर्जी है। नहीं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो गए हैं, लेकिन कुछ बात तो मजाक वाली करते ही हैं ना। चाहे वो कहीं पहुंच जाए, वो जो मजाक करने की उनकी आदत है और मजाक बनने की लत लग गई है। ईमानदारी भी तो कहेंगे। हाँ, सरकार के किए हुए काम ये ईमानदारी नहीं है, वो उनके मुंह से कभी भी निकलता है। जैसे आलू डालो सोना निकलेगा। जातीय जनगणना की बड़ी पैरवी की। एक बयान याद है, उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार थी तो हमारे कहने पे जातीय जनगणना हुई। ये भी बयान उनका है। फिर कहते हैं ये फर्जी है, अपनी बात को काटते हैं। तो इसका जवाब तो कांग्रेस वाले देंगे कि उनके नेता ही जातीय जनगणना के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये सर्वे हुआ है, जनगणना तो जब होगी तब सब जनगणना होगी, लेकिन ये सर्वे हुआ है। और सर्वे में एक बात साफ है कि जो जातीय समूह है उनको सबको रिप्रेजेंटेशन देना और सबको लेकर चलना, ये हम अपना फर्ज समझते हैं।
अच्छा, आप बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में भी काम किया आपने, और सबसे बड़ी चर्चा जो होती है बिहार के उद्योग को लेकर के कि इंडस्ट्री वहां पे बहुत ही बुरी स्थिति में है, इसीलिए बिहार में लगातार पलायन आज भी हो रहा है। अन्य प्रांतों में बिहार की छवि बन गई है कि बिहार सस्ते मजदूर उपलब्ध कराता है। तो क्या चुनौती है, क्या समस्या कहाँ फिर आ रही है कि पिछले कई वर्षों से एनडीए की भी देखिए, सरकार है। बहुत दिन तक कांग्रेस की सरकार थी, कुछ किया नहीं। उसके बाद 15 साल जो लालू जी की सरकार रही उसमें कांग्रेस पार्टी बराबर की भागीदार रही, वो सत्ता में रही। वो जो जंगल राज है उसमें जंगल में मंगल कांग्रेसी भी कर रहे थे। कांग्रेसी जब कई बार छुप जाते हैं उसमें, सरकार में शामिल थे लालू जी के साथ। बिहार में इंडस्ट्री बंद हो गई, बिहार के भी लोग इंडस्ट्री सूरत में, बेंगलोर में, हैदराबाद में जाकर लगाया, बिहारियों ने भी। हाँ, बिल्कुल। और बिहार से बाहर आए, यूपी आ गए। टेक्सटाइल में जो लोग थे वो बनारस आ गए बहुत बड़ी तादाद में। तो बिहार में इंडस्ट्री थी नहीं। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भाई इंडस्ट्री है नहीं, आप क्या करेंगे इंडस्ट्री मिनिस्टर बन के। हमने कोशिश की, हमने नींव डाली। अभी अच्छा काम बिहार सरकार के उद्योग मंत्री कर रहे हैं और बिहार सरकार लगी है कि वो इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ लग जाए। बिहार मज़दूरों को नौकरी देने वाला राज्य बने, न कि मज़दूर दूसरे राज्य में भेजने वाला राज्य बने। और हमारे यहाँ प्रियोरिटी पहले बहुत साल तक रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने रोड, बिजली, पानी, सड़क में अच्छा काम किया और हम सरकार में शामिल रहे। अब बिहार ने भी इंडस्ट्री की रफ्तार पकड़ी है, थोड़ा वक्त लगेगा और बिहार में भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री आए, तभी बिहार से पलायन रुकेगा। अभी बांग्लादेश टेक्सटाइल में हम सबसे आगे निकल गया, लेकिन जब से बांग्लादेश का मामला खराब हुआ है अभी तो काफी हालत। तो अभी बहुत सारी कंपनी हैं जो, क्योंकि बांग्लादेश में जो कारीगर हैं जो कपड़ा सिलने वाले, उसको मुकाबला कोई दे सकता है तो बिहार के कारीगर दे सकते हैं, क्योंकि बिहार में बड़ी तादाद में टेक्सटाइल के कारीगर हैं। तो अगर टेक्सटाइल कंपनियां वहाँ से छोड़कर बिहार आए, और हमने टेक्सटाइल पॉलिसी बना दी थी, बहुत अच्छी बिहार की टेक्सटाइल पॉलिसी जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था बनाया है, और ये सोचकर बनाया था कि कभी बांग्लादेश छोड़कर अगर टेक्सटाइल सेक्टर के लोग आएँ तो उनको मौका मिल जाए बिहार के अंदर। टेक्सटाइल में क्या लगता है, मेन तो मशीनें हैं और लेबर है, तो वो बिहार के पास है, तो बिहार की वो ताकत है। तो भविष्य में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं और गिरिराज सिंह देश के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उसका लाभ जरूर बिहार को होगा। बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और एक मतलब ये मेरा सवाल नहीं है, ये पब्लिक का सवाल है, क्या इस बार बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा? नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो भी तो हमारे ही हैं, हमारे सहयोग से बनेंगे। अभी भी हमारे सहयोग से वो मुख्यमंत्री हैं गठबंधन के। ये तो सर डिप्लोमेटिक जवाब हो गया। हाँ, तो वो नीतीश जी भी तो गैर थोड़ी है, हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। तो बीच में पलटी कहाँ मारे जाते हैं वो? अब तो वो कई बार कह चुके हैं। अभी झंझारपुर में भी कहा उन्होंने, इधर उधर अब वो जाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी ने पुनर्निर्माण किया है बिहार का, हमें उम्मीद है कि इस बार भी हमारी सरकार बनेगी और हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं सरकार में और पूरी मेहनत कर रहे हैं। सब लोग कंधे से कंधा लगा के बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने में काम कर रहे हैं। अब कुछ जनता के सवाल, क्योंकि हमने पहले ही सूचना दे दी थी कि आप हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो जनता ने पहला तो सवाल ये कि पहलगाम हमले से कश्मीरियों को बहुत दुख हुआ, कैंडल मार्च वगैरह निकला, तो फिर ये सेना के जवानों पर पत्थर कौन फेंकता है और कश्मीर में आतंकियों के जनाजे में भीड़ कहाँ से आती है? नहीं, पहलगाम हमले के बाद सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीरियों का ही है। टूरिज्म का जो सीधा लाभ है, जो टूरिस्ट जाते थे उन्हीं को होता था। 90% बुकिंग कैंसिल हो गई तो उन्हीं को नुकसान होगा। और ये सही है कि पत्थर जो फेंकते थे वो लोग, अब उन हाथों का की प्रैक्टिस बदल दी है मोदी जी ने।
अब वो पत्थर नहीं फेंक रहे बल्कि टूरिस्ट पे फूल बरसा रहे हैं। ये पाकिस्तानी आतंकी हैं जो गोली बरसा के गए, तो इसलिए वो इकट्ठे हुए हैं। और इस बार पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह कश्मीर में आवाज़ उठी है, इतनी बड़ी आवाज़ पाकिस्तान के खिलाफ कभी कश्मीर में उठी नहीं। तो ये एक बड़ी बात है जो संदेश कश्मीरियों ने दिया है, तो उनके भी भावना का सम्मान करना चाहिए। और जब धारा 370 ख़त्म हो गई तो हम पुराने अतीत को भूलकर जो नया एक्ट है उनका, जो नया आचरण है, उसको प्रायोरिटी हम देना चाहते हैं। अगला सवाल है कि पहलगाम हमले के बाद क्या ये माना जाए कि सरकार अब जो भी कदम उठाएगी अंतिम होगा, या ये ऐसे ही चलता रहेगा कि थोड़ा बहुत धमकी चलेगी फिर चलेगा? देखिए, करीब करीब हमने आतंकवाद पे और पाकिस्तान की साजिशों को पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। ये लीकेज हुई, लेकिन पूरी तरह लीकेज बंद करेंगे और ऐसा इलाज करेंगे कि वो हाथ भारत के खिलाफ उठ न पाए। अब ये जो सवाल है ये तो मुझे लगता है पक्का किसी बिहारी का है। सवाल है कि क्या कभी आपको भी बीजेपी सीएम बनाएगी बिहार का, या आपको कोई अन्य भूमिका देने जा रही है पार्टी? देखिए, मैं मुख्यमंत्री पद के दौर में नहीं हूँ। मैंने कभी ऐसा कोई ख्वाब देखा भी नहीं है। मैं बिहार का सेवक बन के, बिहार का बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम करता हूँ। मुझे 1.25 साल के करीब मौका मिला बिहार की सेवा करने का एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर। मैंने अपनी पूरी क्षमता ताकत लगाई, क्योंकि मैं जात धर्म की राजनीति नहीं करता, मैं राष्ट्र की राजनीति करता हूँ। और मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी यही है कि जहाँ देश के दुश्मन देश के लोगों को लड़ाने में लगे रहते हैं, भड़काने में लगे रहते हैं, जैसे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी हों या कांग्रेस आरजेडी के नेता हों, उनका काम है कि आपस में तोड़ो और मेरा काम है आपस में जोड़ो। तो मैं उस अभियान में लगा रहता हूं और वही मेरा मकसद है कि मेरा बिहार देश में नंबर 1 राज्य बने, तरक्की के रास्ते पर जाए, इसके लिए काम करूंगा। और जो भूमिका है, मेरी भूमिका राम सेतु में जिस तरह गिलहरी की थी, उतनी सी भूमिका मेरी बिहार में है जो मैं निभाता रहता हूँ। अभी एक सवाल हमारे न्यूज रूम से आया है, ये आखिरी सवाल है आपके लिए, कि क्या सरकार ये विश्वास दिला पाएगी देशवासियों को कश्मीर पूरी तरह सेफ है? कश्मीर जैसे लोग जा रहे थे, जो पर्यटक थे उनकी तादाद में काफी वृद्धि देखी गई थी। इस पहलगाम के घटना के बाद सरकार कैसे विश्वास दिलाएगी लोगों की कश्मीर सेफ है? लोग कैसे वहाँ पे वापस से जा पाएंगे? नहीं, पूरे देश के लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, सबसे पॉपुलर है, इतनी व्यूअर्स हैं आपके। मैं आपके ज़रिए देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, भरोसा कीजिए अपने देश पर। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये घटना घटी है, लोगों के मन में थोड़ा डर पैदा हुआ होगा, लेकिन पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एकदम सेफ है कश्मीर, आप जा सकते हैं। बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाने भी लगे हैं और जहाँ जहाँ भी सुरक्षा का इंतज़ाम करना होगा, उस पूरे कोई चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इंतज़ाम हुआ है और कोई लीकेज नहीं छोड़ी जाएगी। जो टूरिस्ट जाएंगे उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब कश्मीर पूरी तरह सेफ है। यही एक घटना थी जहाँ पर हमारा इंतज़ाम नहीं था सुरक्षा का लगा हुआ, अब वहाँ पे भी लगा दिया गया है। तो पाकिस्तानी टेररिस्ट क्या चाहते थे? ऐसी घटना करो कि भारत के लोग टूरिज़्म के लिए वहाँ न जा पाएँ, तो उनके मकसद को भी नाकाम करना है। और आपको जाना है तो आपका पूरा जिम्मा हमारी सरकार वहाँ लेगी। और सर, आतंकियों को लेकर के जो एक चर्चा आम चलती है, जैसे आपने भी जिक्र भी किया कि मौलाना बुखारी जी ने भी उसकी भर्त्सना की, उसके बाद शाही इमाम जो श्रीनगर उन्होंने भी इसकी भर्त्सना की। अक्सर ये डिबेट चलती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, तो जो ये आतंकी मारे जाते हैं, क्या इनके अंतिम संस्कार भी इनके धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए? देखिए, मुस्लिम उलमाओं को फैसला लेना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात क्योंकि है। वो जो उनके नमाज जनाजा पे फातिया पढ़ते हैं, भीड़ जुटती है, तो आप फिर कैसे इसको अलग कर सकेंगे कि नहीं ये इस्लाम से इनका लेना देना नहीं है?
देखिए, जो आतंकी हैं, आतंकी किसका नुकसान कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो वो इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं। इस्लाम को बदनाम कौन कर रहा है? जैश ए मोहम्मद क्यों लिख लिया? जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे जमातुल उलमा हिंद हो, मिली काउंसिल हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मेरी उनसे अपील है कि आपने इस पर एतराज़ कभी किया कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद कैसे लिख सकता है? हमारे आका का नाम कैसे लिख सकता है? लश्कर ए तैयबा कैसे लिख सकता है? तो ये रास्ता इस्लाम का भी नहीं था। फिर मरने के बाद उनको इस्लामिक तरीके से दफनाए क्यों जाए? जो इस्लाम के दुश्मन सबसे बड़े तो वही हो गए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। एक मासूम लोगों का खून करना, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। और ये मौलाना साहब, उलमा कराम कह भी रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में उनको निर्णय करना चाहिए कि ऐसे लोगों को मरने के बाद उनका क्या रिचुअल इस्लामिक तरीके से होना चाहिए। जो इस्लाम के दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है, इनको कड़ी सज़ा ऐसी नज़ीर बन जाए कि ये मरने से भी डरें कि मरेंगे तो जनाजा भी नहीं मिलेगा, तब इनके मन में डर पैदा होगा। तो दर्शकों, आपके भी सवाल और हमारे भी सवाल सब हमने श्री शहनवाज हुसैन जी से किए। इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, लगभग सभी बिंदुओं पर खुलकर बोले। और जो आपकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आप बिना लाग लपेट के बोलते हैं, और शायद दर्शकों को भी हमारी यही पसंद आता है। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि आप हमारे यहाँ आए, हमसे बातचीत की। बाकी दर्शकों को भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और भी किन मुद्दों पर, किन अतिथियों से आप बात करना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन तक आपकी बात पहुंचाएं और उनकी बात आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।